नेक्स्ट है कान्हा जहांगीर। कान्हा जी वीडियो ऑन करें। कान्हा जी मोबाइल को घुमा दीजिए, मोबाइल को आड़ा कर दो। सर एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सर अभी ठीक है? स्क्रीन घूम नहीं रही आपकी। टेढ़ी फोटो आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ अब ठीक है। जी उपाध्याय सर। अब ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। 76, 76, 81 अच्छा आपका रिकॉर्ड रहा है। पीजी आपने इंग्लिश लिटरेचर में किया है और बीएड किया आपने। अभी आप स्कूल में सीनियर टीचर हैं। बात है तो सीनियर टीचर की टीचिंग लाइन छोड़ के आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। कुछ आज होंगी, कुछ आपके व्यक्तित्व में कमियां होंगी जिनकी जानकारी आपको होगी। सर ऐसा नहीं है, व्यक्तित्व की कमियां हैं। सर मैंने प्रारंभ से ही हमेशा प्रशासन में जाने के विषय में सोच रखा था, चूंकि आज का दौर ऐसा है कि सर हमें हमारी जो आर्थिक आवश्यकता उनको भी पूरा करना होता है। एक लंबे समय तक हम परिवार पर डिपेंड नहीं रखते, तो एक बी प्लान के रूप में मैंने इसको इस प्रोफेशन का चयन किया था सर। तो उसके लिए मैंने सीनियर टीचर ज्वाइन किया और पिछले ही महीने ज्वाइन किया था। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप में कुछ आप में विशेष गुण होंगे या कुछ आप में कमियां होंगी व्यक्तित्व में जिनके बारे में आपको जानकारी होगी। वो कौन से अच्छे गुण हैं जो आपको प्रशासनिक सेवा में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? सर प्रशासनिक सेवाओं के लिए जब मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्किंग नेचर है मेरा, और किसी भी कार्य को दृढ़ निश्चय से करने की मेरे अंदर भावना रहती है। और इमोशनली अगर देखें तो मैं ठीक ठाक एक मैच्योर इंसान हूं जो लोगों की भावनाओं को समझता है, सहानुभूति और समानुभूति की भावना रखता है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो मुझे लगता है कि प्रशासनिक सेवा में एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हैं, जो प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं। कोई कमियां भी हैं आपके व्यक्तित्व में? कमियों की अगर बात करूं तो सर कुछ कमियां मेरे अंदर मुझे दिखाई देती है जब मैं अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाता हूं। सर पहला तो कई बार मैं फैक्ट्स को ज्यादा याद नहीं रख पाता हूं। हालांकि मैं सर अपने कंसेप्ट पर फोकस रखता हूं तो कंसेप्ट मेरे क्लियर होते हैं, बट कई बार मैं फैक्चुअल डेटा ज्यादा याद नहीं रख पाता हूं। हालांकि मैं उसके लिए प्रयासरत हूं और निरंतर अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता हूं। और क्या शब्द यूज किया? इंट्रोस्पेक्ट क्या यूज किया शब्द? इंट्रोस्पेक्शन सर। इंट्रोस्पेक्शन, हाँ थोड़ा स्पष्ट बोले इसको। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म साक्षात्कार। जी सर। इंग्लिश पढ़ने तो पेट्रॉर्क का नाम सुना है? जी सर। पेट्रॉर्क। हाँ सर, नाम तो सुना है सर। कौन थे पेट्रॉर्क? सर ये राइटर थे, हालांकि मुझे ज्यादा इनके विषय में पता नहीं है, बट नाम मैंने सुना है सर इनके विषय। रिफॉर्मेशन और ये रेनेसा नहीं पढ़ा था आपने इंग्लिश लिटरेचर में? सर रेनेसा इनके जो अलग अलग देशों के यूरोपियन जो लिटरेट थे उनके बारे में पढ़ा होगा ना सर? पेट्रार्क के विषय में इंग्लिश लिटरेचर में तो नहीं सर, बाकी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा है सर उनके विषय में। चलिए, टॉमस मूर की रचनाओं का नाम बताइए, किसी एक रचना का नाम बताइए। टॉमस मूर। सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। और एक जूलियस सीजर का नाम सुना है? जी सर, नाम सुना है सर। ये रचना है या ये लेखक है, कवि है? जूलियस सीजर सर लेखक है सर। लेखक है? जी सर। क्या लिखा है इन्होंने? सर मुझे जानकारी में नहीं है सर। आपको तो जानकारी में होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। अरे शेक्सपियर की रचना है ये, लेखक नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आप वो कर रहे हैं।
सर थैंक यू सर। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया होगा सर, मैं इस वजह से हम पढ़ूंगा सर जरूर। शेक्सपियर सर तो आवाज, पढ़ा ही है ना आपने? जी सर शेक्सपियर पढ़ा है सर। तो फिर जूलियस सीजर उसकी रचना है सबसे महत्वपूर्ण। सर वो हो सकता है सिलेबस में नहीं रही होगी या फिर मैं मिस कर गया हूँ सर उसको। क्या? चलिए, हिस्ट्री के बारे में जानकारी है आपको? आपने पढ़ रखी है? जी सर। हिस्ट्री पढ़ रखी है ना? जी सर पढ़ी हुई सर। तो आप मुझे बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? सर दिल्ली में है सर ये। किसके नाम से बनी है कुतुब मीनार? सर ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर एक सूफी संत थे सर, उनके नाम पर इसको बनाया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अ, भारत में होम रूल लीग की सर स्थापना किसने की थी? सर भारत में होम रूल की जब बात आती है तो सर दो नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। पहला सर बाल गंगाधर तिलक थे, और दूसरा सर आयर्स लेडी थी एनी बिसेंट। उन दोनों ने सर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था सर। 1916 में ये आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट की कोई रचना है जो आपको याद आती है? सर अभी तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि ये भारत में 6 साल तक लगातार कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम थे। 1940 से सर 46 तक रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सर। हाँ, सर 1940 सब बता दिया मैंने आपको। मुसलमान थे। सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ, लगाइए। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद हूँ शायद। बिल्कुल सही है आपका अनुमान। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे कि मुस्लिम लीग के विभाजन के सिद्धांत को किस मुस्लिम नेता ने विश्वासघाती कदम कहा? भारत के विभाजन को विश्वासघाती कदम कहने वाले मुस्लिम नेता कौन थे? सर संभवतः मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होंगे सर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। नहीं, ये नहीं है। इसको थोड़ा पढ़ोगे तो आसपास का भी आपको ध्यान समझ में आएगा। जरूर सर आप मैं इसको पढ़ूंगा पढ़। सर। जी सर। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा किस गवर्नर जनरल और वायसराय ने की? सर लॉर्ड माउंटबेटन ने मैं इसकी घोषणा की थी सर। तो में प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री? सर क्लीमेंट एटली थे सर उस समय। उनका नाम क्लीमेंट ही था? क्लीमेंट एटली क्लीमेंट सर। क्लीमेंट तो नहीं था उनका नाम, कुछ और था। सही है। सर जहां तक मुझे आप नॉलेज में है सर, मैंने, तो हो सकता है सर गलत हो। आप सही कह रहे हैं इसका मतलब। सर अच्छा, मुझे ये बताएं कि खिलाफत आंदोलन के बारे में सुना है? जी सर। किसने शुरू किया था ये? सर खिलाफत आंदोलन का वैसे तो संबंध असहयोग आंदोलन से ही जोड़ा जाता है सर। 1920s के दौर में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो ब्रिटेन ने सर टर्की को डिसमेंटल करने की कोशिश की, और वहाँ के जो खलीफा थे उनके विरुद्ध अभियान चला था। उसके खिलाफ भारत में महात्मा गांधी जी ने सर इसको साथ दिया था, और अली ब्रदर थे सर दो, उन दोनों ने ये खिलाफत आंदोलन चलाया था जिसमें असहयोग आंदोलन को पूरा सहयोग मिला था उन्हें सर। ब्रदर्स का इतना ही बोलना था आपको। अली ब्रदर्स, अली बंधु कौन थे? दोनों का नाम क्या था? सर पूरा नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं पढ़ूंगा सर। चलिए, मुझे बताएं कि ये अपना राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? सर राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा 22 जुलाई 1947 को मिला था सर। पक्का याद है आपको? और देखना अब। और सर ठीक मैं है। देखूंगा इस विषय में। जी सर। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। सर मुझे इस विषय में जानकारी नहीं। चलो, मेरा आखिरी सवाल। रियासती जी विभाग के प्रशासनिक सचिव कौन थे? सर रियासती विभाग
बीपी मेनन थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी राजेश सिंह। जी सर। बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। चेस आपकी हॉबी है? जी सर। अच्छा, चेस का इतिहास बताएंगे? सर जरूर। सर चेस की उत्पत्ति के विषय में माना जाता है कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। पहले इसका जो इनिशियल फॉर्म था उसको चतुरंगा के नाम से जाना जाता था सर। और धीरे धीरे सर भारत से होता हुआ ये अरब कंट्री से ईरान, फारस और यूरोप तक पहुंच गया। और वर्तमान जो फॉर्म है उसको जो है वो यूरोप में निर्धारित हुआ था सर इसका। अच्छा, चेस खेलना और प्रशासनिक अधिकारी के कार्य दोनों में क्या अंतर, समानता है? सारी समानता क्या है? सर चेस खेलने में सर दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे एक तो कंसंट्रेशन किसी चीज पे बहुत जरूरी है, एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए, और आगे की रूपरेखा तय करने के लिए भी एक पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं चीजों का आकलन करना होता है कि हमारे जो कदम होंगे उनका प्रभाव क्या पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी में भी यही चीजें होनी चाहिए। उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो निर्णय हैं, उनका समाज के जो वंचित वर्ग है उन तक, या फिर समाज के जिस भी क्षेत्र में वह अपने निर्णय को लागू करने वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी पहले से रूपरेखा उसके दिमाग में तय होनी चाहिए। तो ये एक समानता मुझे देखने को मिलती है। अच्छा, चेस में तो 2 खिलाड़ी होने आवश्यक है या एक ही? सर अगर कन्वेंशनल मेथड देखें तो 2 खिलाड़ी बहुत जरूरी हैं, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल तो सर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे भी खेल सकते हैं, तो 2 की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही व्यक्ति खेल पाता है। अच्छा, प्रशासनिक कार्यों से आपको इतनी फुर्सत मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे कि खेल पाए चेस? सर जैसा कि मैंने मेंशन किया सर, ये मेरी हॉबी है, और मुझे लगता है कि चेस के लिए ज्यादा किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है, ना ही कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे लगता है इतना समय मैं अपनी जॉब के बाद में निकाल सकता हूँ कि कम से कम दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार मैं अपना गेम खेल सकूँ सर। अच्छा, हॉबी से जुड़े रहेंगे आप? सर जी। अच्छा, ज्योग्राफी पढ़ा है आपने? जी सर। ये बताइए कि एक और बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात आ रहा है, उसका नाम क्या है? सर नाम एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इसका नाम वैसे मलेशिया ने दिया है, सॉरी मालदीव ने दिया है सर। वैसे कोई नाम है सर, मैं थोड़ा अभी जबान पे आ नहीं पा रहा। अच्छा, मुख्य रूप से कौन से राज्य प्रभावित होंगे उससे? सर इससे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सर ये हिट करेगा। तमिलनाडु के अलावा? तमिलनाडु के अलावा सर ये आंध्र प्रदेश रीजन में सर हिट करेगा। श्योर हैं आप? जी सर। बड़ी श्योरिटी से आप गलत उत्तर देते हैं। सर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन रही होगी, तो मैं जरूर चेक करूंगा सर। चलिए, अच्छा ये अभी देखिए सर्दियों में बर्फबारी होती है, सर ये हिमालय पर तो होती है लेकिन हमारे राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है वहां पर नहीं होती, इसका क्या कारण है? सर इसका बड़ा रीजन ये है कि सर जो कर्क रेखा है वो सर राजस्थान के एरिया से होकर निकलती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में ये क्षेत्र आता है, जबकि हिमालय जो रीजन है वहां पर ऊंचाई भी अधिक है सर उस क्षेत्र में। और जो उत्तरी क्षेत्र से जो विश्व के उत्तरी क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं सर, वो हिमालय तक ही रुक जाती हैं, तो उस क्षेत्र में ठंड अधिक बढ़ जाती है, जबकि राजस्थान तक वो नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन आपने एक पॉइंट इसमें बताया, लेकिन कर्क रेखा के तो राजस्थान में या अरावली पर्वतमाला को देखें उसका अधिकांश हिस्सा कर्क रेखा के उत्तर में ही है। सर लेकिन सर जो उत्तरी भाग है उस क्षेत्र में सर इसकी ऊंचाई भी कम होती चली जाती है, तो उतनी ठंड नहीं रह पाती सर वहाँ। जी। अच्छा, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट करना आपको अच्छा लगता है? सर चलिए, अभी एक ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई, जी सर। नाम बताइए उनका। सर उनका मोहसिन फकीरजादे नाम है सर उनका। उनको ईरान के परमाणु क्षेत्र का सर पिता कहा जाता है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं इस घटनाक्रम का? सर इसके पीछे कई सारे रीजंस देखे जा सकते हैं, जैसा कि स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि
इसराइल की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का उसमें हाथ रहा होगा। और दूसरा सर, जैसा कि अमेरिका, ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने वाला है सर, और ट्रंप ईरान के साथ जो उन्होंने संधि की थी JCPOA, उसके बिल्कुल विरुद्ध थे और उन पर सैंक्शन लगाए थे। क्योंकि बाइडेन कहीं ना कहीं उस संधि को दोबारा से रीइंस्टेट करने के विचार में थे और कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। तो हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनको खराब कर दिया जाए और ईरान को इस तरह से इंस्टिगेट कर दिया जाए कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ एक्शन ले, और जो अमेरिका और ईरान के संबंध है दोबारा से ठीक ना हो पाए। ये एक रीजन इसमें हो सकता है। अच्छा, ईरान ने भी कुछ कहा है रिप्लाई करने के लिए? हाँ सर, ईरान ने सर बड़ी मजबूती से ये बात कही है कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। अच्छा, तो और ये वैश्विक शांति को क्षति पहुंचाने का अपराध नहीं कहा जा सकता एक तरह से? बिल्कुल सर, जब आज की दुनिया जहां न्यूक्लियर पावर की बात करती है और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में दौर में सर, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वैश्विक शांति को खत्म करती हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 युद्धों में भी देखा, एक छोटी सी घटना ने एक विकराल रूप लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि करी थी। तो मुझे लगता है कि सारे देशों को मिलकर के और यूनाइटेड नेशंस को स्पेशली इस विषय में अपना जो है रुख स्पष्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। अच्छा, 2 और ऐसी हत्याएं बताइए जिससे वैश्विक शांति को थोड़ा सा ऐसा धक्का लगा है हाल ही में। एक पत्रकार और एक राजनीतिक विरोधी, 2 जनों की और हत्या हुई थी अभी हाल ही में। सर, रूस के एक पत्रकार थे जो व्लादिमीर पुतिन के प्रखर विरोधी रहे हैं, वो उनको सर जहर दे करके हत्या कर दी गई थी। जर्मनी में हालांकि काफी दिन उनका इलाज भी चला था, कोमा में है वो बेसिकली। तो एक बड़ा मुद्दा रहा था सर। एक और पत्रकार की हत्या हुई है। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप हिंट दे तो शायद। खगोशी नाम से कुछ। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस विषय में पढ़ूंगा सर। अच्छा, चलिए, ये बताइए, राजनीति और प्रशासन द्विभाजन, इससे क्या समझते हैं आप? सर 1887 में जब वुड्रो विल्सन ने ये लेख लिखा था, उससे पहले राजनीति और प्रशासन दोनों को एक ही रूप में अध्ययन किया जाता था। उनके इस लेख के बाद में प्रशासन को राजनीति से पृथक करके राजनीति को एक अलग विज्ञान के रूप में और लोक प्रशासन को एक अलग विज्ञान के रूप में पढ़ा जाना। वेरी गुड। अंतिम प्रश्न, ये बताइए विमुद्रीकरण क्या होता है? सर विमुद्रीकरण से तात्पर्य है कि हमारी जो मुद्रा होती है, जो लेन देन में हम यूज लेते हैं, उसको सर नल एंड वॉइड घोषित कर देना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भारत में, तो पूरी मुद्राओं को घोषित नहीं किया गया था, कुछ गिने चुने नोट थे। नहीं, आवश्यकता नहीं है सर कि सारी मुद्रा को ही नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पर सर 500 और 1000 के नोट जो थे उनको विमुद्रीकरण किया था, उनका डिमोनेटाइजेशन किया था। ये पॉइंट आपको जोड़ना चाहिए था इसमें। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। ललित सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। कान्हा जहांगीर है? जी सर। कान्हा जी, ये कान्हा होता है, कान्हा कैसे है? सर ये स्कूल टाइम में स्पेलिंग मिस्टेक रही थी, फिर उसी को कंटिन्यू करते रहा। तो इसका मतलब अर्थ तो वही कान्हा वाला अर्थ ही है? जी सर। या कोई नया अर्थ है इसका कोई? नहीं सर, अगर देखें तो स्लैंग लैंग्वेज में इसको भी उसी अर्थ में जोड़ा जाता है सर। ओके, तो आपका फाइनल टर्नआउट यही रहेगा, इसी तरह से इसी गेटअप में रहेंगे आप? जी सर। शेविंग और ये नहीं सर, मैं कर लूंगा सर, मैं सेविंग करके जाऊंगा सर। ओके, क्योंकि आपका जो ये गेटअप है ये कॉर्पोरेट गेटअप है एक्चुअली सर। ये प्रशासनिक गेटअप नहीं माना जाता। जी सर। तो थोड़ा सा आपको हिंट करना चाह रहा था मैं सर। अच्छा बताएं कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है? सर कश्मीर को सर पिछले वर्ष 5 अगस्त को जैसे ही जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम लेकर के आया था, उसके बाद 31 अक्टूबर को बाइफरकेट कर दिया गया था सर।
और बाइफरकेट करने के बाद में सर जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनिट यूटी के रूप में और लद्दाख को अलग यूटी के रूप में बना दिया था। अभी वर्तमान में सर जम्मू कश्मीर में हाल ही में डीडीसी के चुनाव हुए हैं। क्या है ये चुनाव, किस लेवल के हैं? सर ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के जैसा कि इसका नाम सुझाता है सर, जिस प्रकार से पंचायती राज होता है उसी प्रकार से सर वहां पर डीडीसी का गठन किया गया है और स्थानीय स्तर पर यह जो है विकास का कार्य करेगी। इसमें सर जम्मू कश्मीर के एरिया को टोटल 20 पार्ट में डिवाइड किया गया और प्रत्येक डीडीसी में 14 मेंबर्स का चुनाव होगा सर। ओके। वर्तमान में जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के तहत यूटी है? सर अनुच्छेद तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। अभी विधानसभा है वहाँ? जी सर। विधानसभा सर जम्मू कश्मीर की विधानसभा को रखने का जो है विचार रखा गया, हालांकि अभी तक उसका गठन पुनः हो नहीं पाया सर अभी। ओके। कितने मेंबर होंगे? सर अभी तक इस विषय में सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन कुछ आया नहीं है सर। नहीं, ये तो डिसाइड हो चुका है सारा। सर हो सकता है मैंने पढ़ा नहीं होगा सर। ये निश्चित हो चुका है। महिलाएं 2 महिलाएं नियुक्त होगी, मनोनीत की जाएगी। तो ये सारा यूके के लिए कुछ सीट्स खाली होगी, तो सारा डिसाइडेड है सर। मैं इस विषय में पढ़ूंगा सर। हाँ। ये आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पढ़ा है? जी सर। अच्छा, बड़ा बताइए क्या है? सर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आयात को थोड़ा सा प्रतिस्थापन करने की कहीं ना कहीं किसी मात्रा में बात की गई है। इसके तहत सर जैसे ही कोविड-19 आया था उसके बाद उद्योगों की स्थिति काफी खराब हो गई थी, वित्त पोषण बंद हो चुका था और कई सारे सेक्टर्स में सर लिक्विडिटी की कमी आ गई थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मात्रा में भारतीय फर्म जो है वो चीजों का उत्पादन करें और विदेशों से जिन चीजों का आयात किया जा रहा है उनको प्रतिस्थापित करके भारत से निर्यात करने का प्रयास किया जाए। दूसरा सर इसके अंदर और भी कई सारी चीजें की गई हैं, जैसे जो रेहड़ी वाले लोग थे उनके लिए एक अलग से योजना चलाई गई है और उनको लोन दिया गया है सर। और इसके अलावा सर बैंकिंग सेक्टर में भी लिक्विडाइजेशन किया गया है और एमएसएमई क्षेत्र में सर काफी सुधार किए गए हैं इसके तहत। एमएसएमई क्षेत्र क्या है सर? एमएसएमई क्षेत्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत सर निवेश की एक सीमा तय की गई है और उस सीमा के अंदर। जी सर। क्या सीमा है, लिमिट्स क्या है? सर इसमें कोई भी ऐसा उद्योग जिसमें पहले तो सीमा कम थी सर, इसको बढ़ा दिया गया अभी। कोई भी ऐसा उद्योग जिसमें अगर निवेश 1 करोड़ रुपए और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तो उसको सूक्ष्म उद्योग में रखा जाता है। अगर निवेश 10 करोड़ रुपए और अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तो उसको स्मॉल में रखा जाता है और अगर निवेश 50 करोड़ रुपए और अगर टर्नओवर 250 करोड़ रुपए है तो उसको मध्यम एंटरप्राइज के रूप में रखा जाता है। ओके। इसमें सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के लिए सीमाएं अलग अलग है या एक ही है? सर पहले ये सीमाएं अलग अलग हुआ करती थी, अभी इसको एक ही कर दिया गया है। ओके। इस क्षेत्र को कौन नियंत्रित करता है? सर एमएसएमई मंत्रालय अलग से है सर, वह इसको नियंत्रित करता है। ओके। सिडबी का इससे क्या संबंध है? सर सिडबी जैसा कि नाम है सर, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सर जो सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं और लघु उद्योग जो होते हैं उनको सर लोन प्रोवाइड करने का और उनको इजी टर्म्स पर ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है और उनके टेक्निकल डेवलपमेंट में भी सर ये जो है कुछ सहायता उपलब्ध करवाता है। ओके। तो क्या ये सिडबी के लिए कोई एक्ट बना है कि इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई? सर मैं एग्जैक्ट ईयर में याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी स्थापना एक्ट के माध्यम से की गई है। अच्छा, कहाँ है मुख्यालय इसका? सर सॉरी सर, मैं इस विषय में पढ़ूंगा, मुझे जानकारी। ओके ओके। ये एक स्वामीनाथन आयोग है। जी सर। चर्चा में रहा है, क्या है? सर स्वामीनाथन आयोग 2005 में आया था सर ये, और इसको जो कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए सर इसको जाना जाता है। और कृषि क्षेत्र में सर इनकी एक बड़ी जो अनुशंसा रही थी वो ये थी कि जो एपीएमसी जो हैं उनके दायरे को 80 किलोमीटर वर्ग एरिया के क्षेत्र तक सीमित कर देना चाहिए, जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा है सर। और
इन्होंने सर जो है एमएसपी के निर्धारण में भी सर इन्होंने कुछ अपनी अनुशंसाएं दी थी सर। ओके ओके। अच्छा, ये नोलन समिति के बारे में पढ़ा है आपने? सॉरी सर, नोलन नोलन समिति, नोलन। सॉरी सर, मैं मिस कर गया हूँ, मैं पढ़ूंगा सर इस। ओके ओके। अच्छा, एक प्रशासक में प्रमुख नैतिक गुण क्या होने चाहिए? सर मुझे लगता है कि प्रशासक में सबसे पहली चीज तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा जरूरी है सर। और इसके साथ ही सर उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए सर। इसके अलावा सर हार्ड वर्किंग होना चाहिए और यही कुछ याद कर पा रहा हूँ सर मैं। क्या होता है सत्यनिष्ठा, क्या होता है? सर सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं उनमें और उसके जो वचन हैं उनमें दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। यानी कि जिन सिद्धांतों की वह बात करता है, जिन मूल्यों की वह बात करता है, उन मूल्यों से अलग उसके जो है कर्म नहीं होने चाहिए। जब भी उसके हितों का कोई टकराव हो तो उसको हमेशा नैतिक मार्ग ही चुनना चाहिए। ओके। ये एक चर्चा में अभी ग्राम रक्षक, सर ये क्या है? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ग्राम रक्षक सर राजस्थान पुलिस की एक पहल है। इसमें एक गांव के अंदर व्यक्तियों का जो है अपॉइंट किया जाता था और इसमें हाल ही में कुछ परिवर्तन भी किया गया है सर। इसमें यह था कि सर किसी गांव में एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता तो वो पुलिस की हेल्प करने के लिए होता था सर, वहां की खबरें देना और आदि कुछ चीजें, और एक तरह से गांव के लोगों में या स्थानीय लोगों में और पुलिस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता था। गुड। अच्छा, ये एक TAD सुपर 30 प्रोजेक्ट आया है, जी सर, बताइए। सर TAD सुपर 30 है सर, जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए सर सरकार की तरफ से हेल्प दी जा रही है, सहायता दी जा रही है, उससे रिलेटेड है। इसके तहत 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 20 लड़के होंगे और 10 लड़कियां जो है वो की जाएंगी सर। ओके, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ये ऑनलाइन मोड पे होगा। ओके, गुड। अच्छा, ये नई पर्यटन नीति आई राजस्थान की, सर क्या है बताएं कुछ मुख्य। सर नई पर्यटन नीति जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, इसमें जो जिले के कलेक्टर और DM हैं उनको सर अधिक पावर दी गई है पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए सर। और सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ, मैं इसमें और पढ़ूंगा। कहाँ के हो कान्हा जी? सर मैं बेसिकली हिंडौन तहसील करौली जिले में बिलोंग करता हूँ सर। करौली का एक मंदिर है जिसका रथ उपखंड अधिकारी खींचता है, जी सर। कौन सा मंदिर? सर ये महावीर जी का जो जैन मंदिर है सर, उसकी जो यात्रा निकलती है प्रतिवर्ष, उसके रथ को सर, उसका सारथी जो होता है वो SDM होता है। सारथी मतलब ऊपर बैठता है रथ पे घोड़ों को? सर बेसिकली वो खुद नहीं चलाते, लेकिन सारथी मतलब सर उसको लीड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो SDM होता है। ओके ओके। तो क्या महावीर जी मंदिर की विशेषता बताइए। सर महावीर जी मंदिर देखें तो यह जैन धर्म के लिए बहुत ही फेमस स्थान है सर, और यहाँ पर जो मूर्ति है, कुछ साहित्यकार बोलते हैं कुछ कि वह लगभग 400 वर्ष पुरानी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि यह सर लगभग 1000 वर्ष पुरानी मूर्ति यहाँ पर स्थित है, और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर सर विजिट करने के लिए आते हैं, और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है जब वहाँ पर मेला लगता है। और न केवल सर जैन धर्म के लोग, बल्कि विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर सर उपस्थित होते हैं। ये मुछला महावीर जी वो कौन से हैं? सॉरी सर, मुछला महावीर जी सर मूछ वाले महावीर जी? सर मुझे जानकारी नहीं है सर। नहीं आप, ओके ओके। अच्छा, ये यहाँ मेला कब भरता है आपको पता है? सर ये चैत्र मास में भरता है सर। ओके। और कौन सी नदी के किनारे है? सर ये जगर नदी के किनारे। कौन सी? जगर नदी के किनारे है सर। अच्छा, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? घग्गर नहीं सर, जगर नदी, जगर छोटी नदी है सर, जगर नदी। जगर, ओके ओके। एक गंभीर नदी भी है आपके वहाँ? सर उसी की ट्रिब्यूटरी है सर ये जगर नदी। ओके ओके। अच्छा, एक लांगुरिया नृत्य होता है, ये क्या है? सर करौली जिले में सर कैला देवी जी का मंदिर है, और कैला देवी जी के जो भक्त होते हैं उनको भी लांगुरिया कहा जाता है, और उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको सर लांगुरिया नृत्य कहते हैं। ओके ओके। अच्छा, ये
स्थापना बता दीजिए करौली की। सर करौली की अगर इतिहास में देखें तो 1348 में इसकी स्थापना हुई थी अर्जुन देवपाल जी के द्वारा, लेकिन अगर वर्तमान स्वरूप में अगर देखें तो जिले के रूप में सर 32वां जिला यह बना था 1997 में। गुड। ये मेरा अंतिम प्रश्न है, एक कन्हैया ख्याल होता है, कन्हैया ख्याल जी सर। क्या है? सर यह ख्याल सर एक तरह की लोक कला है और यह करौली में ही सर की जाती है। इसमें एक व्यक्ति कुछ जो स्थानीय गीत है उनको गाता है और उसके पीछे से सर अन्य जो लोग हैं उसको सपोर्ट करते हुए और कुछ वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सर इसको गाते हैं। वेरी गुड, अच्छी तैयारी है आपकी कान्हा जी। 7 तारीख है ना आपका इंटरव्यू का? जी सर। जी जी जी, उपाध्याय थैंक यू सर। हाँ मिस्टर कान्हा जी सर। क्या परफॉर्मेंस है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो जहां जहां आपको कमी लगी वहां आपको महसूस हुआ होगा। अभी आखिरी में लांगुरिया किसका प्रतीक है ये भी आपको ध्यान करना चाहिए। श्योर सर, श्योर। भक्त और बंदर का प्रतीक नहीं है, किसका प्रतीक है लांगुरिया, ये भी आपको। जी सर। खैर थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जो इंग्लिश के पोइट हैं 2-3 खास उनको आप देखें और थोड़ा सामान्य ज्ञान और करंट को और अच्छा करें। एक बार सर से उसको देख लें। और जहां तक सवाल है आपके शब्द टूट जाते हैं, आप अंग्रेजी का शब्द बोलते हैं आधा टूट जाता है। आपने कई सारे अंग्रेजी के शब्द बोले बीच बीच में। जी सर। वो टूट रहे हैं। थोड़ा अपनी स्पीड को कम करें, बोलने की स्पीड को थोड़ा कम करें और सहज और संक्षेप में बोलें। जितना पूछा गया उतना ही बोले आप। और आप क्योंकि जब भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो सामने वाले को समझ नहीं आएगी। और थोड़ा अपने चेहरे पे विनम्रता का भाव लाएं। विनम्रता लग रही है, आप ऐसा लग रहा है गुस्से में बोल रहे हैं क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। ऐसी आई ना अभी? ऐसे थोड़ा आप गुस्से में नहीं बोले और टर्नआउट को ठीक करें। बताया जैसे आपको। एक विशेष बात मैं आपको, और वो ये है पॉजिटिविटी आप में दिखाई दे रही है, लेकिन जो आपका एंथुजियाज्म है, उत्साह है, वो ओवर एंथुजियाज्म लग रहा है। ओवर एंथुजियाज्म लग रहे हैं, सोच है। आप थोड़ा अपने एंथुजियाज्म को भी ठीक करें। जब विनम्रता का भाव लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और धीरे धीरे बोलेंगे, सहज बोलेंगे, सहज बोले आप। श्योर सर। ऐसा नहीं रहा है तो आपके ऊपर कोई मुक्का मार रहा है, ऐसा नहीं है। जी के अंदर पर्सनालिटी में सहजता, विनम्रता है ना, अति उत्साहता नहीं होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें लिबरलिटी जिसे कहते हैं, लिबरलिटी लाएं, उदारता लाएं थोड़ी सी चेहरे बातचीत में, जैसे हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप से। और शब्द स्पष्ट करें, वाक्य स्पष्ट करें आप। बाकी आपका ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी सर। कान्हा जी, सर ने सब कुछ बता ही दिया लगभग। जो भी मैं भी वही चीज बताना चाह रहा था जो सर ने बताई। देखिए, ज्योग्राफी में एक जो आपके करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो चक्रवात है, उसका आप स्टेट जो प्रभावित होंगे उसके बारे में श्योर नहीं थे आप सर। केरल और तमिलनाडु 2 स्टेट इससे प्रभावित होंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक जमाल खगोशी और आपके पत्रकार के बारे में आपने सुना होगा सर, हत्या की गई थी, सऊदी अरब से रिलेटेड कोई इश्यू था ऐसा। जी सर जी। उसको आप जानकारी करें। मैं पढ़ूंगा सर उसके बारे में आप जब बता रहे थे तो उसका जो मुख्य बिंदु था उसमें आपने बाद में जोड़ा उसको। जी। तो ये कुछ छोटी मोटी कमियां हैं ज्ञानात्मक, बाकी व्यक्तित्व पक्ष में सर ने सब कुछ बता दिया है। आत्मविश्वास है लेकिन उसको थोड़ा सा संतुलन करे उसको। बाकी अच्छा है। थैंक यू सर। कुछ बता दिया सर ने। सर शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू सर। जी कान्हा जी, ओवरऑल बढ़िया है। और बस जो थोड़ा सा नॉलेज पार्ट में कुछ छोटी छोटी कमियां हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। राजस्थान करंट इश्यूज को थोड़ा अच्छा पढ़ें, लगभग का राजस्थान का करंट पढ़ लें। भी बुक मूवल क्रोनोलॉजी लाएं और उससे उसको कर लें। और
एथिक्स को थोड़ा और अच्छा करिए। जैसे सत्यनिष्ठा का जो अर्थ है वो मन वचन सुसंगतता, बस एक ही लाइन बोलना। आपकी जो व्याख्या थी वो आपने काफी बड़ी व्याख्या कर दी और थोड़ी मूल अर्थ से भटक भी गई थी। तो थोड़ा अच्छा पढ़े। प्रशासनिक एथिक्स जो मेंस में था उससे कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। संबंधित ज्ञान आपका अच्छा है, पर फिर भी इसको और बढ़ाएं। और राजस्थान लेवल पर जो मेन टॉपिक्स हैं, एकीकरण हुए, कला संस्कृति इतिहास, इसको और अच्छा कर लें। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर मुद्दे पर आपका अच्छी उत्तर थे, पर अनुच्छेदों में आप नहीं बता पाए। तो कम से कम जो मुद्दे अभी वर्तमान में प्रासंगिक हैं, कश्मीर, मुख्यमंत्री, इन सभी मुद्दों के अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, इस तरह इनके आपको अनुच्छेद लेवल पर भी चीजें देखनी चाहिए जरूर। ओवरऑल ज्ञान पक्ष में ये कुछ। दूसरा हम देखें व्यक्तित्व पार्ट में, तो सहज रहने का आपको उपाध्याय से बता चुके हैं। और इसका तरीका ये होगा कि आप पॉज लें, बोले, फिर जैसे कोई लाइन बोल रहे हैं तो 1 सेकंड के बीच में पॉज लीजिए, तो अच्छा बदलाव हो जाएगा। एक स्वाभाविक सी नेचुरल सी स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहे। और मैं आपको अपनी गेटअप का मैं बता चुका हूँ कि आप सेविंग कर लेंगे और थोड़ी छोटी कर दें और थोड़ी एवरेज लेवल की हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वो मुझे कहते हैं ना 10 साल नहीं मुझे वो नहीं हो। नहीं सर, मैं एकदम क्लीन शेव रखूंगा सर। क्लीन शेव रहे तो और बहुत अच्छा वो जी सर। अच्छा आपको लुक आएगा। बाकी ओवरऑल जैसे सर इनके मोक को हम कितने % पे रख सकते हैं उपाध्याय सर? 85%। बेहतरीन है। 85% पे आप हो तो आपको इसको 90 ले जाना है। 5 90-95 पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे सर। मैं अगले इंटरव्यू में जरूर सुधार करूंगा सारी चीज। हाँ, अगले में उसी गेटअप में आएंगे जिसमें आपको मोक में जाना है, ये इंटरव्यू में जाना है। जी सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।